सीबीआई भी इन्हीं की है। जब इन्हीं की पुलिस ने एक हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया तो हम सीबीआई से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सीबीआई ने तो सोनाली कांड की भी जांच की थी, क्या रहा उस जांच का? आज तक वो भी एक बहुत चर्चित मामला था, बीजेपी की प्रत्याशी रही थी, क्या निकला उस जांच का? हरियाणा प्रदेश में एक हत्या को आत्महत्या में बदलने का जो काम हरियाणा सरकार और प्रशासन जो मिलके कर रहे हैं, उसे पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। आप जानते हैं, भिवानी के लोहारू विधानसभा में हमारी बहन मनीषा के साथ जिस दरिंदगी से उसकी हत्या की गई, उसे किस तरीके से ये सरकार और प्रशासन मिलके आत्महत्या बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी वो डेड बॉडी देखी होगी और पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने वो डेड बॉडी देखी है, जहां मनीषा को अंतिम समय पे पाया गया था। और सरकार ने और पुलिस ने यह दावा किया है कि उस बहन ने जहरीला पदार्थ निगला है और जहरीला पदार्थ निगल करके उसने आत्महत्या की। मेरे चंद सवाल हैं हमारी इस प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से। क्या जो डेड बॉडी मिली मनीषा की, आत्महत्या करता है कोई, जब कोई जहर पीता है, तो हमारे बुजुर्ग भी इस बात को जानते हैं, हम मेडिकल साइंस भी इस बात को जानता है कि जब कोई व्यक्ति जहर पिएगा तो वो बहुत तड़पेगा, बहुत चिल्लाएगा और वो एक स्थान पे कभी रुक नहीं सकता, वो हाथ पैर चलाएगा, पूरी ज़मीन खोद डालेगा। ये हमने भी एक आध बार देखा है कि जहर पीने वाला व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी बांध के रखा जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन मनीषा की डेड बॉडी जहां थी वहां कोई ऐसा निशान नहीं था। तो किस तरीके से प्रशासन और सरकार ये बात कह रही है कि उसने जहरीला पदार्थ निगला है? मेरा दूसरा सवाल प्रशासन से ये है, ये प्रदेश हजारों साल से बसा है, ये देश बसा हुआ है, ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल डेड बॉडी के चेहरे को नोचता है? मनीषा बहन के शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर खरोंच तक का निशान नहीं है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा जानवर है जिसने केवल मनीषा के चेहरे को नोचने का काम किया? जबकि बुजुर्ग कहते हैं, और ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है, कि जानवर वहां से नोचेगा जहां से मांस ज़्यादा होगा, यानी पेट को, छाती को, जांघों को, जहां मांस ज़्यादा होगा वहां से नोचने का काम करेगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसने केवल हमारी बहन के चेहरे को नोचने का काम किया? और जहां तक प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं, जहर पीने के बाद अगर किसी की हत्या हो जाती है, कोई मर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई जानवर या कोई आदमी उसके आसपास खड़ा भी हो सकता। तीसरा जो मेरा सवाल है सरकार से, अगर मनीषा ने जहर खाया है तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसने इतनी सफाई से हमारी बहन के इंटरनल जो ऑर्गेन्स हैं उनको गायब कर दिया? जो डेड बॉडी मिली उसके कपड़े सेफ, ये दिखाने के लिए
कि कहीं ये लोग ये ना सोचें कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। आपने मनीषा के चेहरे को देखा होगा। जिस मनीषा के आपने चेहरे को देखा और जिस तरीके से उस चेहरे के हालात थे, वो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि कोई एसिड या कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पे डाला जाए। कौन सा ऐसा जानवर था जिसने इतनी सफाई से शरीर से गर्दन अलग करने का काम किया? मैं एक सवाल और आपके माध्यम से इस सरकार और प्रशासन से करना चाहता हूं। प्रशासन कल से एक सुसाइड नोट का हवाला दे रहा है और बड़ी हैरानी है, जो लोग इसके पीछे मास्टरमाइंड हैं, आप और हम सब स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं। क्या प्रशासन ये बताएगा कि इस प्रदेश में कितने % स्टूडेंट ऐसे हैं जो वाइट पेपर यूज करते हैं, सुसाइड नोट जिस पे लिखा गया है? स्टूडेंट लाइफ में हम लेनदार पेज यूज करते हैं, हमारे पास वाइट पेपर तो होता ही नहीं। किस स्टूडेंट के पास वाइट पेपर अवेलेबल होता है? और प्रशासन से, सरकार से मैं ये सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं, अगर पहले दिन से सुसाइड नोट उनके पास था तो फिर सरकार ने किस लिए एक एसपी का ट्रांसफर किया और 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया? अगर प्रशासन सही है तो उन्हें बलि का बकरा क्यों बनाया गया? अपना फेलियर छुपाने के लिए उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया? एसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया? सबसे जो मेन बात मैं जो अब आपके सामने करना चाहता हूं, अगर सुसाइड नोट प्रशासन के पास पहले दिन से था, पुलिस के पास पहले दिन से था, तो पहले ही दिन उसे जारी करके क्यों नहीं इस टकराव की स्थिति से निपटा गया जो आज हरियाणा सरकार या प्रशासन और हरियाणा की जनता के बीच जो टकराव की स्थिति बनी हुई? इन सब कारणों के पीछे मुझे यह जवाब आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार और प्रशासन जवाब देने का काम करे। और जो ये सब बातें सामने निकल के आई हैं, जो ये कारण सामने निकल के आए हैं, ये केवल अकेले मेरे कारण नहीं, इसे पूरा देश और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इन सब मामलों में एक जिक्र बार बार आ रहा है, जो एक अहम बात है, उसी क्षेत्र के एक मेडिकल कॉलेज का बार बार जिक्र किया जा रहा है। वो मेडिकल कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, मैं प्रशासन से सवाल चाहता हूं, वो मेडिकल कॉलेज जिसका जिक्र बार बार लोग कर रहे हैं, क्या पुलिस ने उसकी मैनेजमेंट से या उसके स्टाफ से कोई पूछताछ की है? क्या पुलिस को वहां से कोई सीसीटीवी फुटेज मिली है या ली गई है? उस कॉलेज की मैनेजमेंट का इस बीच क्या रोल रहा? कौन कहां था? हमारी बहन जो मनीषा है वो कॉलेज गई, उसकी जाते हुए की सीसीटीवी फुटेज मिलेंगी, वो आई है, उसकी आती हुई की सीसीटीवी फुटेज मिलेंगी। तो क्या कॉलेज ने प्रशासन और पुलिस को वो उपलब्ध कराई हैं? अगर कराई हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों से एक बात जो साबित होती है वो ये साबित होती है कि इनके पीछे किसी न किसी बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़े आदमी का हाथ है, जिसे ये सरकार और जिसे ये प्रशासन लगातार बचाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए ये सरकार और प्रशासन मिलकर के इस जघन्य अपराध को, इस हत्या को, इस दरिंदगी को आत्महत्या बता रहा है।
ऐसी सरकार की, इस प्रशासन की कौन सी मजबूरी है? किस बड़े आदमी को यह सरकार या प्रशासन बचाना चाहता है, जिसे ये इस अपराध को लगातार छुपा रहे हैं? हम कह रहे हैं ये बात, लोग कह रहे हैं ये बात, हरियाणा की जनता कह रही है ये बात कि मनीषा की हत्या हुई है और हत्या के बाद उसके शव को वहां फेंका गया है, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया, जहर पीने वाला व्यक्ति तड़पेगा, चिल्लाएगा, वो तो आवागमन की जगह है। क्यों नहीं 2 दिन तक किसी को पता चला, या कि उसकी जो उसकी आवाज है क्यों किसी को सुनाई नहीं दी? लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार ये ना भूले, ये हरियाणा की वो धरती है जहां एक नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गई थी, जहां एक नारी के सम्मान के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। आज हरियाणा प्रदेश की जन जन चाहता है, हर वर्ग चाहता है कि मनीषा के हत्यारों को सामने लाया जाए और उन्हें इतनी कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करते हुए 1 लाख बार सोचे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनकी विचारधारा तो कभी बेटी बचाने की रही नहीं। वो तो सत्ता में बैठ करके हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का शोषण करने का काम करते हैं। सत्ता में बैठे कौन हैं? जिस भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमारी एक बहन ने बलात्कार का आरोप लगाया और उस मामले को दबा दिया गया। ये वही सत्ता है, ये वही लोग, वही नेता हैं जहां एक इनके पूर्व खेल मंत्री पर पूर्व की सरकार में उन्हीं की एक महिला कोच ने छेड़खानी का आरोप लगाया और उस समय के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बड़ी दिलेरी से यह कहा कि कुछ भी हो मैं इनका इस्तीफा नहीं लूंगा। यह वही पार्टी है जहां एक सरपंच को, एक महिला सरपंच को अपनी बात कहने के लिए भी इनके पूर्व मुख्यमंत्री के सामने, जो एक औरत की सबसे बड़ा मान सम्मान, जो इज्जत होती है, दुपट्टा, एक मुख्यमंत्री के चरणों में रखना पड़ गया था। ये वही पार्टी है जिनके राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो पहलगाम के शहीदों की विधवाओं को कायरता का नाम देते हैं, ये वही पार्टी है जिनके नेता ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट तो लूटने का काम करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी जो बहन सोफिया थी, उन्हें आतंकियों की बहन बताने का काम करते हैं। ये वही पार्टी है जिन बहनों ने, जिन महिला पहलवानों ने पूरी दुनिया में हमारे देश का गौरव ऊंचा किया हो, सर ऊंचा किया हो, देश की राजधानी में उन महिलाओं को, उन हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बाल पकड़ करके सड़क पे घसीटने का काम जिस पार्टी, जिस सत्ता ने किया। तो मैं मनीषा हत्याकांड के ऊपर जो सवाल मैंने आज आपसे किए हैं, मैं सरकार और प्रशासन से ये जवाब चाहता हूं। और रात को ही मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि हमने जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मुख्यमंत्री जी ये मान चुके हैं कि हरियाणा की सरकार अपराध रोकने में विफल है और अपराधियों को ढूंढने में भी विफल है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेवारी से भाग करके इस केस को सीबीआई को सौंपने का काम किया है। मैं इसी अपराध के मुद्दे पर पिछले कुछ महीने की, चंद महीनों की आपके बीच में कुछ कॉपियां लेके आया हूं। बहुत बड़ी किताब बन जाती है, आप इसे खोलोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इसमें रेगुलर हर डेट वाइज आपको
सरपंच प्रतिनिधि को गोलियां मारी हैं, बीजेपी नेता के बेटे की हत्या है, जींद में चाबरी गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या है, किशोरी के मुंह पे शराब की बोतल मारी हत्या। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो सरकार दावा करती है बहन बेटियों को बचाने का, ये उस सरकार का काला चिट्ठा है। पिछले 9 महीने में इस सरकार ने जो सरकार अपराधियों को शरण देती है, जो सरकार अपराध को रोक नहीं सकती, ये उसका रिकॉर्ड आपके सामने, मैं आप सबको इसकी कॉपियां भी देने का काम करूंगा। मैं एक अपराध से जुड़ा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। केवल बीजेपी नहीं बल्कि उनकी सहयोगी पार्टियां भी किस तरीके से अपराध को बढ़ावा देती हैं और अपराधियों को शरण देने का काम करती हैं, उसका एक ताजा उदाहरण आपको बताऊंगा। पिछले दिनों दिग्विजय चौटाला, जो एक जेजेपी के नेता हैं, एक विंग के, युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इनके एक जेजेपी के एक जिला अध्यक्ष, जेजेपी की छात्र इकाई के जिला अध्यक्ष ने मुझे यानी एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली से मारने की 3 बार धमकी देने का काम किया। और मैं आपको एक और हैरानी बताता हूं कि ये पार्टी, ये लोग जिनकी सामंतवादी सोच है, ये लोग जो अपने आप को राजा, जन्मजात राजा समझते हैं, उनकी सोच किस तरीके की है, इनकी पार्टी में कैसे अपराधियों को शरण दी जाती है, कैसे अपराधियों को पाला जाता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। 8 मार्च 2014 को जेजेपी ने इनसो जो छात्र संगठन है उसकी एक लिस्ट, एक कार्यकारिणी बनाने का काम किया, जिसमें पलवल जिले से मोहित दुर्ग गांव मांदकोड़ को इनसो का पलवल जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया 8 मार्च 2024। किसको? जिसके ऊपर पहले से ही 2018 में मर्डर का केस दर्ज है, हत्या का केस दर्ज है। 2018 में जिसके ऊपर हत्या का केस दर्ज है, जो बाई नेम नामदर्ज है, उसको ये इनसो का जिला अध्यक्ष घोषित करते हैं। 2017 में इसी मोहित के ऊपर SC/ST एक्ट का केस दर्ज है। ये इनकी विचारधारा है जेजेपी वालों की। एक SC/ST एक्ट दर्ज आदमी को ये जिले का प्रधान बनाने का काम करते हैं। इसी व्यक्ति के ऊपर 2015 में अनेकों धाराओं में और मुकदमे दर्ज हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर इतने संगीन जुर्म हो, इतना संगीन अपराधी हो, जमानत पे चल रहा हो, उस व्यक्ति को ये अपने जिले का अध्यक्ष बनाते हैं। और जब वो व्यक्ति एक चुने हुए प्रतिनिधि को धमकी देने का काम करता है, तो ना केवल उसकी गलती स्वीकार करते हैं, ना उसको पद से हटाते हैं, बल्कि बैक पर्दे के पीछे से उसको डिफेंड करने का काम करते हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया उसको धमकी दिए हुए। आज तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या इनके नेता दुष्यंत चौटाला ने या जो ये स्वयंभू नेता है दिग्विजय चौटाला, इसने एक बार भी पब्लिकली ये स्वीकार नहीं किया कि हमारे जिला अध्यक्ष ने गलती की है इस लोकतंत्र में। और जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र में इस तरीके से किसी भी आदमी को, आम आदमी हो या चुना हुआ प्रतिनिधि, उसको धमकी देना जायज नहीं है। ना इन्होंने आज तक स्वीकार किया, ना उस व्यक्ति जो आज भी पुलिस से भागता फिर रहा है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो पुलिस से बचता फिर रहा है आज भी, लेकिन वो जेजेपी का जिले का अध्यक्ष है इनसो का। यानी ये इस जेजेपी का चाल चरित्र
और चेहरा है, ये इस जेजेपी की विचारधारा है जो अपराधियों को शरण देने के साथ साथ अपराधियों को पालने का काम करती है। अभी रिसेंटली मेरे धमकी देने के बाद अपने ही गांव के सरपंच को भी जान से मारने की धमकी दी है, जो उस सरपंच ने ये केस दर्ज उसके खिलाफ कराया। तो मैं तो इतना कहूंगा कि भगवान मेरे इस प्रदेश को, मेरे इस प्रदेश की भोली भाली जनता को इन अपराधियों से, और जो ये सरकार और जो जेजेपी जैसे लोग इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इनसे इस प्रदेश को और इस प्रदेश की जनता को बचाने का काम करें।